हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको एक देश के बड़े मुद्दे पर, बड़े इशू पर बात करने जा रहे हैं। और जो बाबरी मस्जिद विध्वंस के बारे में, जिसको डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर कहा जाता रहा है सरकार की तरफ से, उसके गिराने के बारे में जो एक मुकदमा चल रहा था लंबे समय से। 1992 6 दिसंबर 1992 को ये मस्जिद गिराई गई थी और बीजेपी और उनके और जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बड़े-बड़े नेता वहां मौजूद थे और ये मुकदमा उनके खिलाफ था। अब फैसला जो आया है वो बहुत ही दिलचस्प है। दिलचस्प इस तरह से है कि इतने लंबे मुकदमा चलने के बाद जज साहब ने कह दिया कि कोई सबूत नहीं मिलता जिसमें इन आरोपियों को यह माना जाए कि ये इस साजिश में शामिल थे। इस पूरे घटनाक्रम पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अविनाश काकड़े जी, नागपुर से, जो गांधीवादी नजरियात के लिए जाने जाते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं किसान सेवा संघ के। वेलकम है अविनाश काकड़े जी। आप बताइए कि आप इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं? हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी उम्मीदें बहुत लोगों को थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कुछ दिन पहले वो फैसला दे चुका, जब ये भी कहा गया कि बाबरी मस्जिद को गिराया जाना गलत था, मूर्ति रखना गलत था, सब कुछ गलत मान करके जो गलत रास्ते पर थे उन्हीं को वो जगह दे दी गई सुप्रीम कोर्ट के जरिए। उसके बाद ये फैसला मुझे ऐसा लगता है कि शायद उम्मीद के मुताबिक था। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? देखो, पहली बात तो वहां मस्जिद या जो विवादास्पद ढांचा था कि नहीं था, उसको गिराया कि नहीं गिराया, वो किसको दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उसका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, हम उसका स्वागत करते। मगर गिराया गया ये सच है। बाबर ने तो आके नहीं गिराया, ना कोई बाहरी शक्ति ने आके गिराया। जिनको 28 साल मुकदमा चला और 32 आरोपी थे उसमें, अडवाणी जी से साथ में मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, इनके साथ में सारे 32 लोग उसमें आरोपी बनाए गए थे। और इसमें उमा भारती जी ने बार बार कोर्ट में कहा कि हाँ, गिराने में मैं शामिल थी, हाँ मैं वहां मौजूद थी, गिराने में शामिल थी। ये बोलने के बाद भी अगर कोई बोलता है कि उसको गिराया नहीं गया या उसको कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, कोई विवाद नहीं था, तो मुझे अभी तो वो कानून के बारे में शक होने लग गया और उसके जजमेंट के बारे में भी शक होने लग गया। क्योंकि कॉन्स्पिरेसी का कानून है 107 से लेकर 120 तक, और उसमें ये भी पार्ट है, 2 पार्ट है। इसमें षड्यंत्र का मतलब होता है साजिश, और सफल या असफल दोनों तरीके की साजिश को इस षड्यंत्र में रखा गया है। इसमें षड्यंत्र में 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए। अब इसमें तो लाखों लोग थे और उसके साथ में सारे औजार थे। एक मजबूत ढांचा, मजबूत नींव गिराने के लिए बिना हथियार लिए तो गया नहीं थे, कोई हाथ से तो पूरे दिन नहीं जा सकते थे। तो वो हथियार कौन से थे, और इसमें जितने लोग थे, मतलब उमा जी ने बोला कि हम सब लोग थे, तो ये कॉन्स्पिरेसी को कैसे नहीं समझ गया, कोर्ट कैसे नहीं समझ रहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि रिटायरमेंट के अंतिम फैसला सुनाने वाले एसके यादव जी अभी बड़ी पोस्टिंग पाने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने इतने लोगों को बरी कर दिया है। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी उनको दिखाई नहीं दी उसमें। अभी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या होती है, तो वो सुप्रीम कोर्ट का एक 2009 का जजमेंट है, मीर नकवी अस्करी वर्सेस सीबीआई। क्योंकि ये बार बार इसके बारे में कंफ्यूजन था कि किसको षड्यंत्र बोला जाए, तो इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 2 या उससे ज्यादा लोगों में एग्रीमेंट होना चाहिए, लिखित या अलिखित, कोई भी तरीके का एग्रीमेंट होना चाहिए कि हम ये काम करने के लिए एग्री करते हैं। दूसरा है उसमें, दूसरे इसका पहला पार्ट है कि एग्रीमेंट गैर कानूनी कार्य के साथ संलग्न होने के लिए मौजूद होना चाहिए। मतलब वो काम जो करने वाले हैं वो गैर कानूनी होना चाहिए और उसमें ये संलग्नता इनकी होनी चाहिए। अब किसी भी ढांचे को गिराना ये गैर कानूनी है कि नहीं है, इसके बारे में मुझे नहीं मालूम, किसी को कुछ बोलने की जरूरत है। कुछ भी गिराना है गैर कानूनी है। तुम दूसरे के घर में जाके, अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला ना वो घर किसका है, इसके पहले तो कुछ क्लियर नहीं था, तो आप तो दूसरे के घर में जाके गिरा रहे थे, तो वो गैर कानूनी कैसे नहीं था? तो गैर कानूनी था कि नहीं इसके बारे में प्रमाण मौजूद हो, तो प्रमाण है कि नहीं ये सबको दुनिया को पता है। उसका बी पार्ट है कि गैर कानूनी या कानूनी काम करने का तरीका या माध्यम वो गैर कानूनी होनी चाहिए। भाई कोई लीगल राइट तो नहीं था किसी को वहां गिराने का।
अगर वो लीगल राम जन्मभूमि भी थी तो ये लोग तो जो गए थे वो गैर कानूनन गए थे, और उनका जो उन्होंने जो वहां काम किया वो तो गैर कानूनी काम था। तो ये कॉन्स्पिरेसी कैसी नहीं बनी मुझे नहीं पता। और सब एक दूसरे से परिचित होना भी जरूरी नहीं, मगर ये 32 लोग जिनके ऊपर ये केस चली, ये सबसे तो एक दूसरे से परिचित भी थे और इनको पूरे षड्यंत्र की जानकारी भी थी। अब ये जानकारी कोर्ट को कैसे नहीं हुई या सीबीआई को कैसे नहीं हुई, ये जरा यानी विचार का विषय है, सबको इस पे विचार करनी चाहिए। और अरे इसमें साहब, मैं एक बात बताता हूं कि वाजपेयी साहब ने कहा था कि कुछ नुकीले पत्थर हैं वो साफ होने चाहिए। इस हद तक तो मालूम था सारे नेताओं को। हाँ, सब मालूम था। अब इसमें ऐसे बोलते वो कॉन्स्पिरेसी में कि खबर या संदेश देने वाला या शस्त्र वाहक भी उसमें शामिल माना जाएगा। इतना क्लियर जजमेंट है, 2009 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इतना क्लियर है। और जिस जजमेंट के पहले कुछ जजमेंट, तपन दास वर्सेस राज्य केस, अमृतलाल हजारा वर्सेस स्टेट का बम बनाने वाला केस, ये सारी केसेस उसको सीधा सीधा इंगित करती है कि किसको अपन ये षड्यंत्र बोलते हैं। तो आप मुझे ये बताओ कि अभी एक प्रशांत भूषण जी ने केस डाला है कि करोड़ों लोगों को कोरोना काल में आपने मिसयूज किया उस कानून का, जो कानून आपका ये जो अचानक आने वाली जो ये होती है, संकट होता है, बीमारी का संकट, उस महामारी को हैंडल करने में आपने कितनी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की, इसके लिए प्रशांत भूषण जी ने केस डाला। मार्कंडे काटजू जी का आज का स्टेटमेंट है कि 1 जून 2000, अभी ये गए हुए जून में 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। पूरे के पूरे कोरोना महामारी में करोड़ों लोग बेरोजगार हुए, उसमें अकेले जून महीने में 12 करोड़ बेरोजगार हुए। तो ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है कि नहीं, ये प्रशांत भूषण तो अभी लड़ने वाले हैं। मजदूरों को पैदल दौड़ाना, मारना, कुचलना और रेलवे पे कटवाना, ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है कि नहीं, इसके ऊपर मुझे अभी सवाल आने लग गए कि ये कॉन्स्पिरेसी है कि नहीं, या ये सब एक्ट ऑफ गॉड है। ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है या एक्ट ऑफ गॉड है? क्योंकि श्रीलंका सरकार हो, बांग्लादेश सरकार हो, हमारे आसपास की जितनी सरकारें हैं, सारे सरकारों ने अपने मजदूरों को अपने स्थान पर जाने दिया। ये छोटे छोटे देशों ने ये करने दिया। उनका जो ग्रोथ रेट है, जब इन्होंने ये सब करने दिया तो बिल्कुल निग्लेक्टिव ग्रोथ रेट है कोरोना का, और जून के बाद में उनके पास में कोई केस नहीं बढ़ी। इतना सुंदर हैंडल पाकिस्तान से लेके बांग्लादेश तो बेहतरीन किया, श्रीलंका बहुत बेहतरीन किया। तो ये हम नहीं कर सके, ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में शायद आता नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने तो कुछ किया नहीं है। और दूसरी बात कि सरकारों के आशीर्वाद से जो अपराधी भाग जाते हैं, सरकारी अधिकारी और सरकारी के जो महकमे के मंत्री संतरी जो होते हैं, जिनसे मिल के भाग जाते हैं, अब वो स्वर्गीय हो गए, नहीं तो विजय मल्ल्या उनसे मिल के, और उसकी फुटेज भी आए थे, सब कुछ आया था। तो वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी थी कि नहीं, अब इसके बारे में भी मुझे शंका आने लग गई। आर्थिक अपराध करना और उन अपराधों को दबाने वाले अफसर उसकी जांच को नहीं करते हैं, वो भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होगी कि नहीं हमारे देश में अभी। क्योंकि अभी एक कानून आ गया कि अगर कोई बैंक मैनेजर किसी को लोन दे देता है, बिना देखे समझे लोन दे देता है और वो डूबित हो जाता है, तो बैंक मैनेजर की इंक्वायरी उनके डिपार्टमेंट का आदमी करेगा, सीबीआई आईबी उसमें नहीं जाएगी। ये जिसने कानून पास किया, ये गाइडलाइन बनाया, वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं होगी अभी हमारे देश में। किसी को भी बैंक मैनेजर जितना चाहिए उतना पैसा बांट देगा और उसकी कोई इंक्वायरी नहीं होगी। लाखों लोगों को एकत्रित कर बाबरी गिरवाई, ये आपराधिक षड्यंत्र अगर नहीं है, तो दिल्ली दंगल और उसमें हत्याएं की गई, हत्याएं आपराधिक षड्यंत्र की श्रेणी में आएगा कि नहीं आएगा? गोधरा और गुजरात का मामला भी आपराधिक षड्यंत्र में आएगा कि नहीं आएगा? उसमें अपराधी कौन है, नहीं है, ये बात नहीं है। वो एक्ट जो है वो एक्ट ऑफ गॉड कहलाई जाएगी या षड्यंत्र में शामिल की जाएगी? हमारा कानून क्या बोलता है, मेरा सवाल इस पर है। दूसरा, हैदराबाद पुलिस द्वारा की गई जो हत्या है, वो 3-4 लोगों की जिन्होंने बलात्कार किया था, जो कुछ किया था, पुलिस को न्याय करने का अधिकार हमने दिया नहीं अभी तक। अगर दे दे तो मुझे कोई मैंने ये नहीं है, आश्चर्य नहीं लगेगा, मगर अगर उन्होंने मारा था तो आपराधिक षड्यंत्र था कि नहीं? विकास दुबे का एनकाउंटर ये आपराधिक षड्यंत्र है कि नहीं?
देश में कोरोना का मुक्त द्वार देना, मतलब कोरोना आ रहा था, हमको पता था कि पहला पेशेंट 29 जनवरी को मिला है, और उसके बाद में हम 25 मई तक सरकारें बदलते रहे, हेलो ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प करते रहे, उनके सारे प्रोग्राम करते रहे। ये इसको भी अभी षड्यंत्र तो हो नहीं सकता है, एक्ट ऑफ गॉड है, ये तो भगवान की मर्जी है। दूसरा, नोटबंदी क्या था मुझे नहीं पता, ये कुछ बीच में आता है कि नहीं आता है, मगर मैं दावे से बोल सकता हूं कि पत्रकारों का न्यूज कवर करना ये आपराधिक षड्यंत्र बनेगा। नक्सलवाद के बारे में बोलना ये आपराधिक षड्यंत्र होगा। पुणे में परिषद बुलाना, कोई भी परिषद बुलाना अभी आपराधिक षड्यंत्र होगा। किसानों की आवाज उठाना ये आपराधिक षड्यंत्र होगा। सरकारी ज्यादती के विरोध में बोलना अब आपराधिक षड्यंत्र होगा। एनआरसी और सीए जैसे कानून का विरोध करना भी आपराधिक षड्यंत्र होगा। किसी भी सरकारी ज्यादतियों के खिलाफ बोलना आपराधिक षड्यंत्र होगा। आप किसी भी सरकारी कानून के खिलाफ बोलना आपराधिक षड्यंत्र होगा। किसी मंत्री के खिलाफ, किसी प्रधान सेवक के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलना, और विशेष तौर से बीजेपी के मुख्यमंत्री की तरह बोलना आपराधिक षड्यंत्र होगा। तो क्या संविधान में यही लिखा है, यही व्याख्या की है हमारे आपराधिक षड्यंत्र की? सुप्रीम कोर्ट तो अलग बोल रहा है, और हमारे जो ये यहाँ जो न्याय हो रहे हैं वो अलग बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो ढांचा बनाया वो अलग है, और आने वाला न्याय अलग है। तो अविनाश जी, एक बात बताइए कि जब इस हद तक इतने बड़े बड़े वाकयात, चाहे वो दिल्ली के दंगे हो या गोधरा हो या आपने बहुत से एनकाउंटर्स और बहुत सी चीजें गिनवाई, वो षड्यंत्र होगा या नहीं, आपने एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा किया है। तो क्या इसके बाद क्या जनता, देश की जनता अदालतों पर कितना विश्वास रख पाएगी? क्या विश्वास अब भी रहेगा? क्या अदालतों पर हमें विश्वास है, ये हमारी कानूनी मजबूरी रहेगी, या देश के लोग सवाल कर सकेंगे आखिर कानून के अंदर क्या गुंजाइश है? ये अगर इंसाफ ना रहे, अगर सरकार डेमोक्रेसी में बनी हुई सरकार के कामों के खिलाफ आवाज उठाने वाला जो है वो षड्यंत्र हो जाएगा, तो आखिर देश की जनता कहाँ जाए? क्या हो? क्या फिर भी मजबूर हैं हम लोग ये कहते रहने के लिए कि हमें अदालतों पर उम्मीद है, जबकि आमतौर पर हमसे पहले होता ये था, जो मैं जो तजर्बे से गुजर रहा हूँ, आमतौर पर इसलिए कहा जाता था कि सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ मिल जाएगा अगर नीचे नहीं मिलेगा। लेकिन अब तो सब तरफ ऐसे हालात नजर आ रहे हैं। आप क्या कहते हैं कि क्या कोई विश्वास रह पाएगा? क्या डेमोक्रेसी पर विश्वास रह पाएगा? क्या अदालतों पर विश्वास रह पाएगा? आखिर क्या होगा? डेमोक्रेसी के 4 पिलर है, एक प्रशासन, एक विधायिका, एक कोर्ट में न्यायपालिका, और एक मीडिया। ये चारों को अपने अपने जगह पर सशक्त रह के वो मंडप को तोलना पड़ता है। लोकतंत्र के मंडप जो होता है, उसका जो बिल्डिंग होती है उसको तोलने वाली। मेरे ख्याल से ये चारों मंडपों के सिरे जो है, अंतिम सिरे जो है, इकट्ठा आ गए हैं चारों। इसमें जो तनाव था, इसमें जो बैलेंस था, वो बैलेंस समाप्त हो रहा है, और ये चारों सिरे एक जगह आ रहे हैं, और उसके ऊपर कोई एक व्यक्ति, कोई एक संस्था खड़ी है। ये बहुत घातक है लोकतंत्र में, ये घातक चीजें है जो होने जा रही है, हो रही है देश में। तो हमको, अगर लोकतंत्र हम मानते हैं और लोकतंत्र से हमको प्यार है, तो लोकतंत्र बचाने के लिए हमसे कम से कम हमको लोकतांत्रिक व्यवस्था की कदर करनी चाहिए, और लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन चलाने चाहिए। आंदोलन का मतलब ये नहीं होता, जिस तरह से भगवान बुद्ध एनलाइटन हुए थे, मोहम्मद साहब एनलाइटन हुए थे, यशु हुए थे, वो उनका मार्ग था, वो अपना अपना मार्ग था। हर एक का अपना एनलाइटन होने का, प्रज्ञा पुरुष प्राप्त करने का अपना मार्ग हो सकता है। वो कहते भी है कि ये मेरा मार्ग है। ये सब लोग हमको ऊंचाइयां दिखाते, महात्मा गांधी हो, बाबा साहेब आम्बेडकर हो, इन्होंने दिखा दिया कि आदमी कोई भी हो, सामान्य आदमी भी इस ऊंचाई पर जा सकता है, इस ऊंचाई पर आपकी पहुंच हो सकती है। मगर ये ऊंचाई पर पहुंचने के लिए आपके पास में वो जो ये होते हैं ना, समुद्र में जो दिए होते हैं, जो बताने का काम ये करते हैं, वो नहीं आएंगे हमारा लोकतंत्र बचाने के लिए और हमारी अधिकार बचाने के लिए। मैं सब लोगों से आह्वान करता हूं कि जब ये सारे पिलर टूटते हैं, तो उसका सबसे पहला प्रभाव गरीब लोगों पर होता है, उससे सबसे पहला प्रभाव अकलियतों पर होता है,
उसका सबसे ज्यादा प्रभाव किसानों पर होता है, मजदूरों पर होता है। आपने देखा होगा कि मजदूरों के बारे में एक कानून ऐसा पास कर दिया है कि अब कोई भी मजदूर को अगर काम से निकाल दिया तो उसके ऊपर 2 साल उसको लगेंगे हड़ताल के लिए। पहले 60 दिन वो कुछ नहीं कर सकेगा, उसकी यूनियन हड़ताल नहीं कर सकेगी। उसके बाद में 1.5-2 साल उसकी चलेगी इंक्वायरी, उसमें आर्बिट्रेटर बैठाया जाएगा और आर्बिट्रेटर का जजमेंट आने के बाद फिर 2 महीने, मतलब 60 दिन कोई कुछ नहीं कर सकेगा। तो कौन सा लेबर होगा कि 2 साल अपनी भूखे मर के और वो अपना रोजगार के लिए उसी कंपनी में लड़ाई करेगा। मतलब ये व्यवस्था खत्म हो रही है। यानी किसानों के लिए व्यवस्था खत्म कर दी है कि वो कोर्ट में नहीं जा सकेंगे। पहले एसडीओ, बाद में कलेक्टर, बाद में वो जाएगा सेक्रेटरी के पास में, और ये करते करके उसके साथ 2 साल हो जाएंगे। अब वो नेक्स्ट फसल की तैयारी करेगा या कोर्ट कचहरी की तैयारी करेगा, और उसके बाद उसको हाई कोर्ट, तो उनके लिए भी कोर्ट बंदी हो गई, मजदूरों के लिए कोर्ट बंदी हो गई। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि ये सब बंदी आने के बाद एक बंदी तो लोगों ने करना शुरू कर दी है कि नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात जो बोला था उसमें उनके लाइक करने वाले 45,000 थे और डिसलाइक करने वाले 9 लाख से ज्यादा लोग थे। तो अब नरेंद्र मोदी जी को अपने इसमें, अपने ट्विटर हैंडल पर, अपने फेसबुक रनिंग पर, अपने सारे सोशल मीडिया के इस पे लाइक, डिसलाइक और कमेंट्स की बात बंद करनी पड़ी। ये बात बहुत अच्छी है, क्योंकि हम एक्ट करते हैं तो समझ में आता है। और ये जब तक लोग उस वक्त भड़ास निकालते हैं, कांग्रेस जो तैयार हुई थी, अंग्रेजों ने समझ लिया था कि यहाँ के जो लोग हैं उनको अगर स्टेज नहीं दिया, डायस नहीं दिया, विरोध करने का कोई तरीका नहीं दिया, तो ये हमको यहाँ जीने नहीं देंगे। अच्छी बात है कि नरेंद्र मोदी जी ने विरोध का वो माध्यम भी समाप्त कर दिया, तो ये सारी दबी हुई जो भाप है वो उस वक्त फूटेगी जब ये चेंज का, परिवर्तन का नारा होगा, परिवर्तन की बात होगी, उस वक्त फूटेगा। ये अच्छी बात किया उन्होंने। उनको जो भी, जिसे ने भी सलाह दिया होगा, जिसने भी उनको समझाया होगा, बहुत अच्छी बात समझी कि इसके बाद में डेमोक्रेसी बचाने के लिए जो हुजूम निकल पड़ेगा, ये जो बात होगी वो उनको इलेक्शन में सबक सिखा देगी। मगर मैं इलेक्शन तक, राम मनोहर लोहिया जी कहते थे कि 5 साल इंतजार नहीं करती, जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। तो इसका प्रचार प्रसार करने की जरूरत है। जो कुछ हो रहा है, अनियमितता, जितनी इरेगुलरिटी हो रही है, इसका प्रचार प्रसार आप जैसे माध्यमों को करना चाहिए। गोदी मीडिया इसके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगा, एक बात भी नहीं करेगा। वो जितना प्रचार उनको उनके सरकार के पक्ष में करना होगा वो करते रहेंगे, मगर बाद में उनका भी वही हश्र होगा जो बाकी लोगों का हो रहा है। क्योंकि अभी जो पीछे जा रहे हैं, कुछ लोग बाहर रह के हसरा कर रहे होंगे, तो उनका भी अगला नंबर उनका है, ये नहीं समझेगा तो सब पीछे जाएंगे। और इसको बचाने का जिम्मा हम आप जैसे लोगों को है, जो ये देश को बचाना चाहते हैं। जो लोग जहां भी दुनिया में रिलीजियस, जातिगत, वर्णगत, ये जब कट्टरता आती है तो उसका सबसे पहला शिकार होता है वो आदमी जो मेहनत कश है, वो आदमी जो गरीब है, वो आदमी जो अल्पसंख्यक है, वो सबसे पहला शिकार होता है। और ये अच्छी बात है कि बहुत सारे लोग आजकल इसके बारे में बोलने लग गए। अच्छा, आप इस मौके पर ये तो हर इंसाफ पसंद इंसान को बहरहाल धक्का लगा है जो ये फैसला आया है अयोध्या के मामले में, और मुसलमान को खास तौर पे ज्यादा लगा होगा। जाहिर है वो एक उम्मीद लगाए हुए थे कि शायद चलो ये तो चली गई, लेकिन ये मस्जिद गिराने का मुकदमे का शायद किसी को सजा मिलेगी, वो नहीं मिली। तो ऐसे वक्त में आप देश के मुसलमानों को खास तौर पर और आम उन लोगों को जो देश में इंसाफ की सत्ता, इंसाफ का सिस्टम, अदालतों के अच्छे फैसले की उम्मीद रखता है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे इस वक्त? मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अमरीश पुरी की एक फिल्म थी, सनी देओल उसमें उनका दत्तक बेटे के तौर पे काम कर रहा था। उन्होंने बना था कि गुस्सा बांधना सीख, बार बार गुस्सा प्रकट करना नहीं चाहिए, बार बार ये सारा नहीं करना चाहिए, गुस्सा बांध के रखना चाहिए और वक्त पे उस गुस्से का उपयोग करना चाहिए सही ढंग से। तो मैं यही आह्वान करता हूं कि जितना चाहे गुस्सा हो, गुस्से को जाया मत जाने दीजिए, गुस्से को बांध के रखना सीखना चाहिए। जो कम्युनिटी गुस्से को बांध के रखती है, जो लोग गुस्से को बांध के रखते हैं और वक्त पे उसका विस्फोट होता है, विस्फोट करते हैं, वही कम्युनिटी राज कर सकती है और वही कम्युनिटी प्रोग्रेस कर सकती है। आप ये बिल्कुल समझने की जरूरत है कि ये देश को ना जातियों ने, ना धर्म ने, ना भाषा ने, ना पंथों ने, किसी कट्टरपंथियों की, किसी कट्टर सोच ने नहीं बांध रखा है।
अगर 1947 में भारत हिंदू राष्ट्र हो जाता जैसा पाकिस्तान हुआ है, तो ना इनके साथ में जूनागढ़ होता, ना हैदराबाद होता, ना द्रविड़ इलाका होता सारा, ना तो इनके साथ में कोई ऐसा इलाका होता जिसको आप पंजाब भी बोल सकते हो, क्योंकि वहां खलिस्तान की मूवमेंट थी। तो ऐसे कितने सारे इलाके ये टूट जाते और ये हिंदुस्तान नहीं बनता। ये हिंदुस्तान को बनने का और हिंदुस्तान को बांधे रखने का एक ही सूत्र है। कोई भी परिवार को बांधने का एक सूत्र होता है, पार्टी को बांधने का एक सूत्र होता है, विचार को बांधने का एक सूत्र होता है, उसको बोलते धागा। और वो धागा जो है हमारे और आपके बीच में है एक दूसरे का सम्मान करना, जिसको सेकुलरिज्म नाम दिया गया है, जो धर्मनिरपेक्षता का नाम से हमारे यहाँ मशहूर है। वो धागा मजबूत अगर रहेगा तो ये सारे के सारे लोगों को बिखरने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। उस धागे को बनाए रखिए, उस धागे को जितना मजबूत हो सकते उतना मजबूत कीजिए और गुस्सा बांधना सीखिए, वक्त पे गुस्से को इजहार करना सीखिए। मैं इतना ही आग्रह करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी, आपने ये बहुत ही जिसे कहते हैं ना उस्तादी का गुर आपने दिया है कि गुस्से को समझदारी से इस्तेमाल कीजिए, गुस्से को बांध करके रखिए सही वक्त के लिए, और सेकुलरिज्म को बचा के रखिए, जो धागा है वो और मजबूत कीजिए। और ये जो डिवाइड करने वाली, विभाजन करने वाली ताकतें हैं, या जो जो वोट की राजनीति करते हैं मजहब के नाम पर, उनसे जरा दूर रहिए, देश को बचा के आगे बढ़ाइए। ये आपने बहुत ही अहम मैसेज दिया है। मैं समझता हूं ये जो गुस्सा है वो इलेक्शन के वक्त के लिए बाकी रखा जाए और सही वक्त पे इस्तेमाल किया जाए, वो आपने, मैं समझता हूं, इशारा दिया है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी। मैं अपने दर्शकों से बताऊंगा कि हम कोशिश करते हैं कि सही वक्त पर बड़ी खबरों के साथ साथ हम ऐसे लोगों से भी आपकी मुलाकात कराते रहें, आपके रूबरू कराते रहें, ताकि आप खबरों के साथ साथ उसकी बैकग्राउंड, उसके आगे क्या हो सकता है, हमें क्या करना चाहिए, ये सब कुछ बताने की हम अपने मेहमानों के जरिए कोशिश करते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। काकड़े जी आपका भी एक बार फिर शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।